आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मशरक़ वस्ती में काम करती है, हमें रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है बड़ी मखदूश है। आज एक कमेटी को ब्रीफिंग दी गई जिसके अंदर बताया गया कि इसमें से मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो गैर हुनरमंद है, और वहाँ पर जाके वो जिस किस्म का काम करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, जिस किस्म का कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बुनियाद पर तो उनमें से बहुत सौ को डिपोर्ट भी किया जाएगा। सियासत वहाँ पर जाके करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान के लिए माफ़िक्रिया भी है, इस पर भी बात करेंगे। और हम बलूचिस्तान के अंदर जो एहतजाज हो रहा है चाइनीज़ की तरफ से, उसके ऊपर दबे अल्फाज में कहा गया है कि आपको इन मंसूबों की अहमियत का एहसास होना चाहिए, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे पास जाल कमाल खान साहब जो एक्स CM हैं और मौजूदा वफाकी वज़ीर हैं बराए तजारत, ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारी मेन स्टोरी आज की बहुत बड़ा वाक़या, तारीख़ साज वाक़या और हमारे मुल्हिका ख़ित्ते को जंग के ख़तरात से दो चार करने का वाक़या। इस्माइल हनिया जो हमास के पॉलिटिकल हेड थे, उनको तेहरान में सदर की जो तकरीब थी इनागुरेशन की, उसमें शिरकत में आए हुए थे, वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। इसराइल पर तमाम इल्ज़ाम है, इसराइल ने इसको अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहरहाल इसराइल ने जिस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया है वो ये कि बैरूत में उन्होंने हिज़्बुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मारा है जिसको उन्होंने ओन किया है। अब ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उस के ऊपर एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और परेशानी है। जो ईरान के स्पिरिचुअल लीडर हैं अली ख़ामेनी, उन्होंने कहा है कि हम इस खून का बदला लेंगे। तमाम की तमाम दुनिया की तवज्जो अब ईरान और इसराइल के ताल्लुकात, गज़ा की सूरत हाल पर है। अगर इसके ऊपर रिटेलिएशन होती है तो इसराइल इस जंग को किस नहज पर ले जाएगा और तमाम के तमाम ममालिक इसकी लपेट में इर्द गिर्द के आ सकते हैं। इस पर हमें बात करनी है। हमारा पहला सेगमेंट है। डॉक्टर कामरान बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ती के अमूर के और सीनियर डायरेक्टर हैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि जब हमास ने एक्टिविटी की थी और उसके बाद अटैक किया था और लोगों को अगवा करके वो साथ ले गए थे, तो हमारी आपकी बातचीत हुई थी, तो और आपने कहा था कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। एंड नाउ वी सी दैट एक्सपैंड। तो ज़रा पहले तो इसके ऊपर आ जाएं कि क्या वाक़तन उस वाक़े का ये सयाको सबाक है जो आज कत्ल हुआ है, या ये वैसे ही हो सकता था जैसे पिछले असैसिनेशंस हुए हैं अगर वो गज़ा का मामला ना भी होता तो? जी तलत, बहुत शुक्रिया। देखें, हर जो वाक़या होता है उसका कोई ना कोई सयाको सबक तो होता ही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है ऑर्गेनिकली जुड़ा हुआ है। 7 अक्टूबर पिछले साल जो हमास ने हमला किया, जिसके बाद जो है वो एक बहुत ही शदीद जंग छिड़ गई गजा के अंदर, और जो बदस्तूर जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप वो फैलती जा रही है। मीडिया में बात करती होती है तो लोग कहते हैं जी कि बड़ी जंग होने का खतरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी जंग हो रही है, बड़े अरसे से हो रही है। उसके मुख्तलिफ थिएटर खुलते हैं, वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं खुलते जिस तरीके से हमारे जहनों में एक कन्वेंशनल जंग का जो है वो तस्वर होता है। और जो हमने गजा में देखा, हर बैटल स्पेस का अपना एक लॉजिक है। तो लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन हो रही है इसराइल की जानिब से, ये इसलिए है क्योंकि ईरान जो है वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसके थ्रू इसराइल को जो है ना एंगेज कर रहा है। तो एक तरफ से हुतीज कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का कर रहा है, इराकी मिलिशियाज कर रहे हैं, सीरियन मिलिशियाज कर रहे हैं, जबकि इसराइल चाहता है कि वो हमास के ऊपर फोकस करे, गजा के ऊपर फोकस करे। तो अब किसी तरीके से जो है इसराइल को जवाबी कार्रवाई करनी है, लेकिन उसको खदशा ये है कि वो भी एस्केलेशन नहीं चाहता, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं। उन्होंने 18 साल जो है ऑक्यूपेशन की लेबनान की, 1982 से लेकर सन 2000 तक, और उसके बाद बिल आखिर उनको वहाँ से इनखला करना पड़ा। उसके बाद दोबारा जंग 2006 में हुई हिजबुल्लाह के साथ, उसमें भी उनको पसपाई हुई, वो अहदाफ अपने हासिल नहीं कर सके, स्टेलमेट की सिचुएशन थी। तो उनको बखूबी पता है कि अगर वो हिजबुल्लाह के साथ बहुत बड़ी पैमाने की जंग में जो है ना मुलव्वस हो जाएंगे तो वो उनके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी, दो फ्रंट वॉर हो जाएगी। तो उनका स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं और जवाबी कार्रवाई तो करनी होती है इन प्रॉक्सीज के ऊपर, लेकिन ईरान को भी मैसेज जाना ज़रूरी है उनकी जानिब से।
तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये हम जो इस्माइल हनिया का जो हलाकत हुई है, असैसिनेशन हुआ है, ये उस सिलसिले की कड़ी है। अच्छा कामरान, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपने कहा कि इसराइल एस्केलेशन नहीं चाहता और दो फ्रंट वॉर नहीं चाहता, लेकिन उसने जो दोनों स्ट्राइक्स की हैं वो दो फ्रंट्स के ऊपर ही की हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर को उन्होंने बैरूत के अंदर अटैक किया, हनिया को कम अज़ कम शवाहिद तो यही है कि इसराइल ने ओन तो नहीं किया, लेकिन इसराइल ने किया है, वो ईरान में किया। तो ये तो बहुत बड़ी एस्केलेशन है, इसके ऊपर तो इत्तेफाक राय डेवलप हो रहा है कि ये तो नेक्स्ट लेवल की एस्केलेशन है। जी आपने सही फरमाया, लेकिन एक वो कॉन्सेप्ट है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। तो वो एस्केलेशन का भी कोई मंतक होता है ना, एस्केलेशन फॉर द सेक ऑफ एस्केलेशन तो नहीं होती ना, कोई स्ट्रेटेजिक अहदाफ होते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इस वक्त क्या इम्पेरेटिव है इसराइल का, क्योंकि जो है वो बहुत दबाव में है आलमी सतह के ऊपर। पहली दफ़ा अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ आवाज़ें उठी हैं बड़े पैमाने के ऊपर। तो इसराइल दबाव में है, तो उसके पास इतनी रूम फॉर मनूवर नहीं है। फिर यह है कि उनके नॉर्दर्न एरियाज ऑलरेडी जो हैं वो हिजबुल्लाह की रॉकेट्स और मिसाइल्स की जद में हैं, और वहाँ पे जो है कोई लाख एक लोग अपना घर छोड़ के तो वो जो है मजीद जो है अपना मुल्क के वस्ती इलाकों में और जुनूबी इलाकों में जो है ना उन्होंने नकल मकानी की है। तो ये एक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में समझने की जरूरत है कि इसराइल स्ट्रेटेजिकली चाह क्या रहा है। उसके पास ऑप्शन है, जो है अगर हम हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स होते हैं, उसका एक चॉइस ये है कि एक ऑप्शन ये है कि आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ें, जिस तरीके से आप हमास पे चढ़ दौड़े थे। वो जो है डिजास्टर्स है, जैसे मैंने पहले ही अर्ज कर दिया। उसमें जो है जीत की जो है या फतह होने की जो है ना इम्कानात बहुत ना होने के बराबर है। तो फिर क्या करें? तो इसी तरह की कार्रवाई की जाती ठीक है है। ताकि दूसरी साइड को ये मैसेज जाए कि देखें हम जो है बड़े पैमाने पे जंग नहीं चाहते, लेकिन तक और आप लोग भी बाज आ जाएं, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, हम गजा पे फोकस करना चाहते हैं। अगर मैं पूछ पाऊँ, ईरान के लिए तो बहुत बड़ा धचका है। आप मौका देखें किस मौके पर यह हुआ। इस्माइल हनिया जो है वो प्रेसिडेंट की इनागुरेशन पर आए, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड उनकी हिफाजत पर मामूर, जो अली ख़ामेनी हैं उनके वो मेहमान, और अभी एक हादसे से निकले हैं, सानिया से निकले हैं, उनके सदर का जहाज़ क्रैश हुआ। फिर असैसिनेशंस पहले भी होती रही हैं। सो जरा ईरान का बताइएगा, व्हाट डज इट मीन फॉर ईरान? देखिए आपने सही फरमाया, ईरान इस वक्त बहुत सख्त दबाव में है। उसको बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना है। जो आपने जिस मौके का हवाला दिया कि इंस्टॉलेशन हो रही है नए सदर की, उसके दौरान बहुत सारे वीआईपीज आए हुए हैं। उस दौरान जो है इस्माइल हनिया का जो ना असैसिनेशन होना, और जिस तरीके से हुआ उनको कानो कान खबर नहीं थी। कहा जा रहा है कि कोई क्वाड काप्टर जो है यूज़ किया गया है, वो ऑर्डिनेंस से भरा हुआ था, जिसने हमला किया उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में कि जहां पर ये रिहायश पजीर थे। तो ये एक तरह से जो आईआरजीसी की जो एक मशहूरी है दुनिया के अंदर के, जो बड़े फाल हैं और उन्होंने पूरे अरब दुनिया के अंदर अपना जाल फैलाया हुआ है, लेकिन ये उनकी कमजोरियों वल्नरेबिलिटियों को एक्सपोज करता है। और अब उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी तरीके से कोई जवाबी कार्रवाई करें ताकि इस सिचुएशन से वो अपने आप को निकाल सकें। जैसे पहले इसराइल जो है मुश्किल सिचुएशन में थी और उसने इन जो है हिजबुल्लाह और हमास के लीडरों की हलाकत के थ्रू अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर किया है। अब ईरान की बारी है। ईरान ने जो है अगर अपनी पोजीशन बेहतर करनी है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? डायरेक्ट ईरान ने हमला करके देख लिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और जिस तरीके से इसराइल नहीं चाहता कि वो लबनान में जो है बड़े पैमाने पे जंग करे, ईरान भी नहीं चाहता, हिजबुल्लाह भी नहीं चाहता कि वो बड़े पैमाने पे इसराइल को एंगेज करें और लबनान में तबाही बर्बादी हो। और वो वहां तक नहीं रुकेगी, शाम में भी चली जाएगी और हो सकता है कि इराक तक भी फैल जाए। तो ये चीज उनके लिए कंस्ट्रेंट है। तो अब देखना यह है कि क्या अब इसके बाद मजीद राउंड्स होंगे एस्केलेशन के, या फिर यह है कि इसके बाद जो है कोई बैठ के तो जो है ना बैक ऑफ या डी एस्केलेशन तो का जब ईरानियन अपना जो हदफ है वो दोनों साइड हासिल कर। ईरानियन स्पिरिचुअल लीडर जब ये कहते हैं कि हम इस खून का बदला लेंगे,
तो हमने जो माजी में उनके रद्द-ए-अमल देखे हैं वो तो ना होने के बराबर हैं। जो 300 उन्होंने मिसाइल दागे भी हमने देखा कि उससे पहले उन्होंने बता दिया था, अहदाफ पर वो नहीं पहुंच पाए। उसके अलावा जो असैसिनेशंस हुई उसके ऊपर उन्होंने कंडेम किया, इन्वेस्टिगेशन की, उनकी काउंसलेट के ऊपर हमला हुआ, उनके साइंसदान मारे गए, उनके मिलिट्री कमांडर मारे गए। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है, लेकिन ये तो इट्स अ कट अबव द रेस्ट, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। तो वो जब आप सुनते हैं उनको ये कहते हुए कि हम इस खून का बदला लेंगे, तो उससे क्या मुराद है? देखें, बयानात जो होते हैं वो उनके बहुत सारे जो है वो बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो उनके असल जो मुहर्रकात हैं या जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसकी अक्कासी करें। और अगर सोचा जाए तो कोई भी एक्टर अपने प्लान्स वक्त कबल अज वक्त जो है उसका इश्तिहार नहीं लगाता और वो जो है ना शेयर नहीं करते। तो ये एक रस्मी सा जवाब है कि भाई ये हुआ है तो हम बदला लेंगे। जैसे आपने फरमाया कि माजी में भी हमने बड़े बदले के दावे देखे लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखें, ये पहली दफ़ा नहीं है इसराइल ने ऑपरेशन किया है ईरान की सरजमीन पे। अभी आप हवाला दे रहे थे वो उनका जो न्यूक्लियर साइंसदान था मोहसिन फ़खरीज़ादे, जिनको नवंबर 2020 में जो है तेहरान के करीब जो है वो असैसिनेट किया गया था। वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, बल्कि बताया जाता है कि जो है उसमें कोई रोबोटिक जो है वो गन यूज की गई थी। तो ये कोई ईरान इज पेनिट्रेटेड बाय इजरायली इंटेलिजेंस, ये कोई नई बात नहीं है। तो ईरान को अब ये सोचना है कि किस तरीके से अपनी लेवरेज को दोबारा जो है ना बहाल किया जाए। क्योंकि असल में देखें, उन्होंने एक नए सदर को इलेक्ट होने की इजाज़त दी है जो कि एक मोतदिल पसंद जो है शख्सियत है, जो रिफॉर्मिस्ट हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो ईरान से अमेरिका से बातचीत करके तो कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, अपने हालात बेहतर करना चाह रहे हैं। उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है सैंक्शंस की जानिब से। तो वो जो है एक तरफ ये इम्पेरेटिव है, दूसरी तरफ जो है उनको मजीद नुकसान होने का खदशा है। तो देखना यह है कि वो कैलकुलेट क्या करते हैं। बदला भी लेना है लेकिन ऐसा नहीं लेना कि हाँ भाई जो है बिल्कुल ही हालात बिगड़ जाएं। तो एक पॉइंट पे आके एक्विलिब्रियम होना जो है, ये टिट फॉर टैट किसी एक्विलिब्रियम को पहुंचेगा, ये नहीं पता कब पहुंचेगा। और फिर वहां जो है से फिर डी एस्केलेशन का सफर शुरू होगा। ज़रा ईरान के अंदरूनी मामलात पर भी क्विकली अगर आप हमें कुछ थोड़ी सी इंसाइट फ्राहम करें कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट का पोटेंशियल बहुत है। हमने देखा है प्रोटेस्ट का पोटेंशियल हिजाब के मामले के ऊपर हमने देखा तवील मुद्दत प्रोटेस्ट हुए, उसका रिस्पांस भी आया। पावर स्ट्रगल के बारे में हम सुनते रहते हैं, ज़रा क्लोज सोसाइटी है, हमें सिस्टम है उनका, सोसाइटी तो खैर ओपन है, लेकिन हमें पता नहीं है कि डायनामिक्स क्या है। इस किस्म का जब वाक़या होता है तो जो उनके स्पिरिचुअल कंजर्वेटिव लीडर्स हैं उनके लिए क्या मसला है डोमेस्टिकली कि जी देखें हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और सिर्फ बयान जारी करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा जो है वो परेशानी का जो है आलम है उनके लिए, ये डोमेस्टिक सिचुएशन, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे कि बैरूनी तौर पे हमला हो रहा है। क्योंकि देखिए, ईरान की जो रियासत है, ईरान की जो रेजीम है, उसने डोमेस्टिकली क्या वो नैरेटिव बेचा हुआ है, वो ये है कि देखें हम एक बहुत बड़ी ग्रेट पावर हैं। लेकिन उसकी तनकीद आती रही है कि भाई ग्रेट पावर जो है कि क्या ज़रूरत है कि जब हमारे यहाँ लोग जो है वो इकॉनमी ठीक नहीं है, लोगों के अंदर पास जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के जो है वो ज़राए नहीं हैं, ऊपर से आपने इतना ज़्यादा दबाव डाला हुआ है, औरतों को जो है ना पाबंदी रखी हुई है। तो एक एक तरह से जो है एक तालिबानाइज्ड किस्म का माहौल क्रिएट आपने किया हुआ है। तो क्या फ़ायदा ऐसी ग्रेट पावर स्टेटस का? फिर ऊपर से इस तरह के हमले हो जाएं तो फिर इनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचता है। वो एलिमेंट्स जो कि इस तरह की जारहाना फॉरेन पॉलिसी जो कई दिहाइयों से ईरान ने इख्तियार की हुई है, उसकी उससे जो लोग नाला हैं सिस्टम के अंदर, मुसल्ला अफवाज के अंदर, जो क्लर्जी के अंदर, जो सियासत अपना पॉलिटिशियंस की जो कम्युनिटी है, जो उनके टेक्नोक्रेट्स हैं, जो मतलब पूरा का पूरा जो रियासती ढांचा है और सिविल सोसाइटी है, फिर उसमें से वो उन लोगों को तकवीत मिलती है कि भाई देखें, देखा आपने जो है आपके जो है वो जो बोए हुए बीजों की वजह से जो हमें फल मिल रहा है, ये देखें क्या हो रहा है, कितनी तबाही बर्बादी हो रही है। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम और बहुत प्रेशर है। और फिर ये भी तलत समझना ज़रूरी है कि ईरान एक बड़े ट्रांजिशनरी फेज से गुजर रहा है। जो आयतुल्लाह अली खamenei हैं वो 85 साल के हैं। उन्होंने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है दुनिया से रुखसत होना है और उनकी जो एक नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट होना है।
तो ये जो है 35 साल से ये शख्स जो है वो रियासत पे जो है वो एक तरह से रूल कर रहा है। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक ट्रांजिशन होने वाला है। और ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर ईरान इस तरह की फॉरेन पॉलिसी जो है जो वॉलेटाइल जो है ना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे दो चार है। फैसिनेटिंग ऑन वरिंग एज वेल। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज नाजरीन। डॉक्टर कामरान की आप बात सुन रहे थे। हालात बहुत ही मखदूश हैं और हमें इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें मशरक़ वस्ती से नहीं निकलना। अब हम अपने मसाइल की भी बात कर लें। जो पाकिस्तानी वहाँ पर गए हुए हैं, हमने किस किस्म की लेबर वहाँ पे भेजी है कि जो होस्ट कंट्रीज़ हैं हम पर एतराज़ कर रही हैं और इन लोगों को, इनमें से चंद एक को वापस भेजने की बातें कर रही हैं। नाज़रीन, कल सेनेट कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानियों को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग देने वाले थे वजारत ओवरसीज़ हुकाम। और जो बातें उसके अंदर हुई वो बड़ी परेशानी की भी बातें हैं और शर्मिंदगी की भी बातें हैं। यूएई, कतर, कुवैत, इस तरह के ममालिक हमारी लेबर के बारे में और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं। जो लेबर का रवैया दुरुस्त नहीं है, हुनरमंद वो नहीं है। जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ख़वातीन कहीं बैठी होती हैं, वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर गज़ा के ऊपर वीलॉग्स शुरू कर देते हैं, सियासत करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने कहा जी कि अगर हालात यही रहे तो हमने फिर अफ्रीका से बंदे जो हैं हायर करने शुरू कर देने और आपकी लेबर का तो पता नहीं क्या बनेगा। 96% पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में जा रहे हैं। और ये याद रखें कि हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी रेमिटेंसेस जो हैं वो मिडल ईस्ट से आती हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ज़ीशान खान ज़ादा साहब, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। जब आपने ये ब्रीफिंग सुनी तो ज़रा मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा कि व्हाट वर यू थिंकिंग, कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या हक़ाइक़ हैं ये? बहुत शुक्रिया तल साहब। देखें, जिस तरह आपने कहा, आपने तो काफ़ी चीज़ें बताई हैं और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि भाई ये इश्यूज आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि एक तो जो रिसेंटली इनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं, जितने भी स्पेशली जो गल्फ स्टेट्स हैं, कि जितने भी पाकिस्तानी ज़्यादातर कुछ विजिट वीज़ा पे जाते हैं वो फिर उधर इलीगली रहना शुरू करते हैं और शायद भीख मांगना जो है तो वो इनका एक प्रोफेशन बन जाता है। और कोई लोग कहते हैं कि जी ये एक पूरा माफिया है जो कि ये सारी चीज़ मैनेज करते हैं, कोई क्या कह रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है तो ये एक, अब जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, पहले तो हम भी नहीं मानते थे लेकिन अब ये हकीकत है और ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उससे भी ज़्यादा जो अलार्मिंग चीज़ हमें इस दफ़ा रिपोर्ट में मिली है, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है, वो ये थी कि यूएई के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि जो भी वो कहते हैं कि जी हमारे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें 50% केसेस में पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट थी जिसपे कमेटी ने कहा कि जी इस बात को तो हम इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ज़रा हमें इस पे डिटेल बताएं कि ये किस तरह से आपको ये रिपोर्ट आई है, या ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट है या किस तरह से है, और इस पे कोई हमें डिटेल दें कि ये किस तरह के क्रिमिनल केसेस हैं। क्योंकि अगर वाकई में ये सच हो तो हमें तो इस पे वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए। और कि जिस तरह आपने कहा, ये तो हमारी लाइफ लाइन है जो रेमिटेंस हमें आती है, तो ये चीज़ें हमें रोकनी पड़ेगी। इसको हमें जो भी इसके लिए फिर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये मेरे इस पे अभी तक जो तासुरात हैं वो यही हैं। ये भी फरमाइएगा कि हम और आप और बहुत सारे लोग जो हैं व्यूअर्स वो भी ट्रैवल करते हैं और जब भी हम मशरक़ वस्ती के तवसत कहीं पे जा रहे होते हैं या मशरक़ वस्ती में जा रहे होते हैं तो सारे अपने जो कंपेनियंस हैं उनको जांचते हैं। तो एयरपोर्ट्स पर भी अगर आप हालात जाके देखें तो जो लेबर हम भेज रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर तो हमारे ज़हन में भी बड़े सवालात हैं। इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए कि कौन वहाँ पर जा रहा है? पाकिस्तान का वो एम्बेसडर है, हर बंदा जो वहाँ पे जा रहा है मुल्क का फ्लैग होल्डर है, और जब वहाँ पर जाकर वो ऐसी हरकतें करते हैं तो मुल्क की बदनामी होती है। तो इसका कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए? जी जी, बिल्कुल नतर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, एक तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मुल्की हालात हैं आजकल, सबको पता है कि पिछले 2-3 सालों से जो तादाद है लोगों की बाहर जाने की वो बहुत बढ़ गई है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि पासपोर्ट ऑफिस के पास जो प्रिंटिंग पेपर है वो भी ख़त्म हो रहे हैं।
तो इसमें देखें, जब इतने लोग जाते हैं तो हर किस्म के लोग जाते हैं। एम्बेसीज के ऊपर भी बड़ा लोड है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे भी बड़े लोग जा रहे हैं। अब एम्बेसीज को भी चाहिए कि जब वो वीज़ा देते हैं तो आया ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी देखने चाहिए। वो भी हमें, जो हमारे इदारे हैं, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई या ऐसे और इदारे हैं जो कि इन चीज़ों की तस्दीक करती है, तो वो चीज़ें हमें फिर से रिविजिट करनी पड़ेंगी। एक तो ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी चीज़ इसमें आ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो विजिट वीज़ा के अलावा ये जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाते हैं, उसमें हमें बताया गया है कि 95% जो लोग जाते हैं वो जो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू जाते हैं। सिर्फ 5% जो है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। तो उसमें जो है तो काफ़ी जो 5% वाले होते हैं उसमें काफ़ी बेहतर लोग जो होते हैं। अब ये प्राइवेट एजेंट्स जो है, अब सबको पता है पाकिस्तान में कि ये पैसे लेके तो हर किस्म के लोग जो हैं तो उनको भेज देते हैं। उनके अगर स्किल लेवल, एजुकेशन लेवल, ये चीज़ें नहीं भी होती, वो फिर भी उनको वीज़ा किसी तरीके से दे के तो वो चले जाते हैं। अब इस पे हमने कहा कि इसकी क्या रोकथाम है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने पिछले कुछ अरसे में जो है तो स्क्रूटनी की है। कोई 4000 प्राइवेट एजेंट्स में से कोई 1500 जो है तो उसमें डमी और कोई मतलब ऐसे लेस परफॉर्मेंस थी जिनकी, तो उनको हमने ख़त्म कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल वो और कर रहे हैं, प्राइवेट एजेंट्स को लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टेप्स हैं, तो इस पे हमने कमेटी को जो हमने इसको और भी देखना है कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं। और सही बात तो यह है कि स्पेसिफिक्स और स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हम तब दे पाएंगे जब हमें ये सारी चीज़ों का पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। क्योंकि ये तो हमारी कमेटी की अभी पहली मीटिंग थी और ये ब्रीफिंग थी, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, जिसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन थी बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की मीटिंग, और ख़तरनाक सूरत हाल इस वजह से भी है कि उनकी तरफ से ये भी अंदिया आ रहा है कि अफ्रीका की तरफ हम रिक्रूटमेंट अपनी मोड़ देंगे। और हमने ऑलरेडी बरतानिया में देखा कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो कैसे इंडियंस के पास चला गया। हमने मशरक़ वस्ती में लेबर का रुख मुड़ते हुए देखा, वो बांग्लादेशीज़ के पास चला गया, फ़िलिपीनीज़ के पास चला गया। तो पाकिस्तान के लिए जो लाइफ लाइन है इसको तो हमें देखना है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले से नज़र नहीं हटाएंगे। हमारा प्रोग्राम जारी है। आइए नाज़रीन, आप पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं जिसके अंदर एहतजाज भी है, एतराज़ भी है और फसाद भी है। जाम कमाल खान साहब वफाकी वज़ीर बराए तजारत हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी काबीना का ज़ायरा हिस्सा है, सेंट्रल मिनिस्ट्री इनके पास। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं एक चाइनीज़ काउंसलर का स्टेटमेंट देख रहा था, कराची में उन्होंने दिया, ब्रीफ सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर गवादर में कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उनको एहसास होना चाहिए वहाँ के मनसूबों का। तो चाइनीज़ आपको पता है कि दे वेरी इकनॉमिकल विद वर्ड्स, लेकिन जब ये स्टेटमेंट वो देते हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने सही तरीके से उन लोगों को कन्विंस नहीं किया या उन लोगों ने इसका एहसास नहीं किया? व्हाट्स योर टेक? तो साहब, मेरा एक पास एक्सपीरियंस भी रहा है और बलूचिस्तान से वाबस्तगी भी है। वफाक में पहले भी मौका था, इस दफ़ा भी है। असल में जो सबसे बड़ा एक वैक्यूम डेवलप होता है, चाइनीज़ ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट भी की और एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया, और उसका मेन मकसद होता है कि उस इलाके में और एक ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की में वो भी अपना जिस तरह से हाथ उन्होंने एक शामिल अपना एक वे फॉरवर्ड आगे किया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी, अब अपनी ओनरशिप हम क्या दिखाते हैं। हमारी ओनरशिप में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को एक बैकफुट पे रखती है और वेट करती है एक अपॉर्चुनिटी की जिस पे सियासत की जा सके। अब हालांकि मुल्कों का तो काम नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स भी दें, फैसिलिटेशन भी करें, ऊपर से उन्हीं के प्रोजेक्ट्स के ऊपर एहतजाज भी हों और मामलात भी ख़राब हों। हमारे दौर में भी तकरीबन बहुत सारे ऐसे एहतजाज हुए, लेकिन हमने उनको एड्रेस किया, एंड आई एम श्योर कि सरफराज भी इसको उसी तरह एड्रेस करेंगे। वहाँ के लोगों की जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे, लोग इस तरह इस कैप्टिविटी का शिकार होते रहेंगे। अब पुरानी बात है कि आप अगर आप ग्वादर शहर में जाएं, ग्वादर के मसाइल भी देखें और बड़े स्टेंजेंट और सीरियस इश्यूज़ हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ भी जो चाइनीज़ काउंसिल की तरफ से जो जिस बात के ऊपर वो निशानदेही कर रहे हैं कि हमारी इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक इतना एफर्ट है, और फिर भी अगर ये चीज़ें सबोटाज हो जाती हैं तो इनको, इसका मतलब है कि हम सीरियस देखें, हुकूमत देखे, सूबाई हुकूमत देखे और इनको एड्रेस करें। तो प्रोजेक्शन का मसला है या पॉलिटिकल ओनरशिप का मसला है? क्योंकि वहाँ पर तो तमाम
जमातों का इसमें फ़ायदा होगा अगर ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अगर पोर्ट चलती है और ट्रेड होती है, शिपिंग होती है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखें तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। सो चाइनीज़ तो ये कह के मेरे ख्याल में थक भी गए हैं। कुछ जमातें बलूचिस्तान में ऐसी हैं कि जो तरक्की पर उन्होंने कभी सियासत की नहीं है, इश्यूज़ पे की है। तो अगर आप तरक्की ला के इश्यूज़ को सॉर्ट करेंगे तो फिर सियासत नहीं हो सकेगी। और मैंने देखा यही एक नैरेटिव रहा है जो कि एक बहुत एक्सट्रीम व्यू पे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का बलूचिस्तान में है। फेडरेशन की तरफ से जितनी भी जमातें हैं वो हमेशा काम की तरफ तवज्जो देती हैं कि बलूचिस्तान बने। बाकियों को मौका मिलता है वो हमेशा एक नैरेटिव बिल्डिंग पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों की तरफ जाएं जहाँ से उनको पब्लिक सेंटिमेंट्स का ज़्यादा एक फ़ायदा मिले। अभी आपने देखा है कि वहाँ के एमपीए थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक ग्वादर में एहतजाज रखा, बहुत बड़ा ग्वादर में एहतजाज, आज एमपीए हैं। तो एक सवाल बनता है कि उनके लिए भी इतने, इनसे भी ज़्यादा लोग थे, तो क्या इसका मतलब है वो एड्रेस नहीं कर सके? हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा है कि वो बेचारे बड़े सिंपल लोग हैं, बातों में आ जाते हैं, तकारीर में आ जाते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं जब ऐसे पोजीशंस पे जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जी हम बस बातों की हद तक तो चीज़ें ठीक थी, हल हम भी नहीं कर सकते। तो इस सेंटिमेंट को एड्रेस करना होगा जिसकी वजह से लोग बाहर निकलते हैं और एहतजाज आपको लगता है कि बड़ा तगड़ा एहतजाज है, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि वो सेंटिमेंट को एड्रेस करने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं, वो तो सियासत करने वाले हैं उसके ऊपर। वो सियासत करेंगे, हमारी जिम्मेदारी हम एड्रेस करें। वफाकी काबीना में इसके ऊपर कंसर्न है? डज इट बलूचिस्तान पे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत सीरियस कंसर्न है। आप यकीन करें जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है, डेलीगेशन होती है, B2B होती है, यहाँ तक कि वो बार बार उन सूबों का जिक्र करते हैं कि जहाँ से नुमाइंदगी कम होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें अभी आपने देखा है कि बलूचिस्तान का एक सोलर ट्यूबवेल का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं 10 साल उसको देख चुका हूँ कि वो कभी पाए तकमील तक नहीं पहुँचा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एफ़र्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर ने एक एफ़र्ट की, वजारत ने की। आज तकरीबन 27,000 ट्यूबवेल बलूचिस्तान के लोगों को जाके मिलेंगे। इस लेकिन स्पेसिफिकली चाइनीज़ कंसर्न ऑन CPEC, क्या ये आपका ऑनगोइंग कंसर्न है वफाकी काबीना में? इसको एड्रेस करने के लिए कोई आपने पॉइंट पर्सन अपॉइंट करते हैं? मतलब वफाकी काबीना इसको किस तरह रिएक्ट कर रही है? वफाकी काबीना में देखें जी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट चाइना का रहा, उसके बाद उसके फॉलोअप्स रहे, और जो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल B2B हमने किया, एंड मुसलसल विजिट्स हो रहे हैं चाइना के, तो ये शो करती है दैट सिंसेरिटी और वो कमिटमेंट कि जी हम चीज़ों को ओन कर रहे हैं और चीज़ों को किसी लेवल, ये नहीं कि हमारी कमिटमेंट सिर्फ एक जगह है, हम अपनी ये कमिटमेंट सबके साथ रख रहे हैं, चाहे वो UAE के साथ हो, चाहे वेस्ट के साथ हो, सब की तरफ है। और मेरे ख्याल एक बड़ा अच्छा नैरेटिव है जहाँ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी के साथ वन साइडेड पॉलिसी में नहीं है, लेकिन हम मेरिट पे उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे जहां उसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को तो ज़ाहिर तब्दील होना होगा ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो, और जो इन्वेस्टर है वो फिर कॉन्फिडेंस उसका वो दबे अल्फाज में हमें बार बार याद दहानियाँ ना कराता रहे। गेयर शिफ्ट करते हैं, ज़रा लार्जर सीन के ऊपर आ जाते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम आता है कि जी वो इमरान खान ने नॉमिनेट उनको किया है और फ़ौज के साथ निगोशिएशंस के लिए, अगरचे आज बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट है कि हम खुद निगोशिएट करेंगे। ज़रा तो महमूद खान अचकज़ई के रोल के बारे में जानना चाहूँगा कि अगर वो निगोशिएटर का रोल करते हैं, प्ले करते हैं, तो वफाकी हुकूमत को क्या काबिल कबूल होगा इस किस्म का निगोशिएटर इन बिटवीन? बलूचिस्तान के कंधे मेरे ख्याल हर लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। देखिए इस चीज़ से ज़ाहिर होती है कि हम कितने उस मामले में सीरियस हैं। जहाँ तो मेरा ख्याल किसी ऐसी चीज़ में उम्मीद की किरण नज़र आती है तो मेरा ख्याल फिर बलूचिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ मेरे ख्याल उम्मीदें बड़ी कम होती हैं तो फिर बलूचिस्तान की नॉमिनेशन भी आ जाती है। तो आप ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई का नाम देने से पता ही चलता है कि या तो उम्मीद नहीं है और या फिर कमिटमेंट नहीं है बातचीत के बारे में? मेरे ख्याल दोनों नहीं है। दोनों जी। बातचीत होनी चाहिए क्योंकि अब बयानिया ये बन रहा है कि आपकी हुकूमत चाहती है कि फ़ौज की और PTI की लड़ाई होती रहे। आर्गूमेंट में वज़न नहीं है, लेकिन ये आर्गूमेंट बहुत सुन रहे हैं। तो मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा कि वाक़तन आप खुश-खुर्रम बैठे हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमारी हुकूमत चल रही है? जिस तरह देखिए हुकूमत चल रही है उसमें जिस संजीदगी की लेवल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, सियासत की है, बड़ों को देखा है, इतना एफर्ट मैंने बहुत कम देखा है कोई प्राइम मिनिस्टर अपने काम में दे। द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड थिंग्स इन एड्रेसिंग इशूज़। और हमारी गवर्नमेंट, आप यकीन करें, ज़्यादातर हमारा टाइम इन चीज़ों पे गुजरता है कि हम ये पब्लिक नैरेटिव इशूज़ को एड्रेस कैसे करें, वो चाहे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे है।
जहाँ तक बात दूसरी सियासी चीज़ की आई है, देखिए हमने पहले ही बड़ा क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम हर उस हवाले से जो पाकिस्तान की मफाद में है, फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप आएँ, बैठें और बात करें। लेकिन किस चीज़ों पे बात करें? देखिए सबसे पहले तो हमारा आज शराइत की फहरिस्त दी है उन्होंने, आज उन्होंने कहा जी कि उनकी शराइत के उनके फॉर्म 47 की आपकी हुकूमत को फारिग करें और वगैरह उनके शराइत में अगर वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए आज के दौर में चीज़ों को हल करती है तो बिल्कुल हम सामने जाएंगे, बात भी करेंगे और हल भी करेंगे। लेकिन अगर मेरे शराइत मेरे ख्वाहिशात के मुताबिक हों तो फिर तो मैं किसी की ख्वाहिश पे नहीं चल सकता। आज आपकी ख्वाहिश है, कल किसी और की ख्वाहिश होगी, तरसों पर किसी और की होगी। तो हुकूमतों ने अगर ख्वाहिशात पे ही चलना शुरू कर दी, हाँ मामलात पे आएँ, आप बनाएं चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स पे आएँ, इकॉनमी के हवाले से एक वे फॉरवर्ड करें, हमारा साथ दें, उसके बेनिफिशरी आप भी बने, आपका सूबा भी बनेगा, आने वाले वक्तों में हुकूमतें भी बनेगी। कम अज़ कम देखिए तलत साहब, एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, दुनिया में और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज पाकिस्तान का है वो उसकी इकॉनमी का है। वो उस इकॉनमी से मईशत है, मईशत से रोज़गार है, रोज़गार से ओवरऑल इनकम है, एक आम आदमी की ज़िंदगी है, महंगाई है, बिजली है। ये अगर हम समझते हैं कि इशू है पाकिस्तान का तो बैठ के हल करें। लेकिन अगर वो तो आपकी लेजिटिमेसी को नहीं मानते, वो तो आपको तो मानते ही नहीं है ना, वो देखिए वो लिहाजा आपको तो मानने या न मानने से तो वो कोई चीज़ हल तो नहीं होती है। इट्स पार्ट। इसी तरह वो जब थे उनको भी बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन वो फिर भी रहे। मिसाल तो हुकूमतें तो रहेंगी, काम भी करेंगी और अपना टाइम भी पूरा करेंगी। कानूनी और जो जमहूरी अमल है उसके अंदर जो भी हिस्सा बनेगा, चीज़ें आगे सियासी आगे बढ़ती हैं। एतमाद का क्या लेवल है कि आपकी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी? फिच की रिपोर्ट तो आपने देखी होगी, उसने आपको अगले 18 महीने दिए हैं, लेकिन साथ उसने अगला जुमला ये भी लिखा है कि अगर आपकी हुकूमत जो है इन द अनलाइकली इवेंट, उनका फ्रेज ये है, अगर वो ख़त्म होती है तो एक मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स आएगी। सो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस स्टेज पे इन सारी चीज़ों को ये स्टेबलाइज नहीं करती हैं पाकिस्तान को। मेरे और आपके लिए बड़े अच्छे सूदिंग, बड़े कभी कुछ लोगों को बड़ी सूदिंग लगती है जब ऐसी बातें सुनते हैं और फिर उस पर पूरा एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, एक्सपर्ट्स बात होगा। लेकिन आपके मुल्क के साथ वाबस्तगी उस बिज़नेस कम्युनिटी की और इन्वेस्टमेंट की जो बाहर बैठी है उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो वही देखते हैं कि आपके अंदर जब स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं है तो वो आपके साथ इंगेज नहीं करते। और इसी तरह हमने देखा कि उन्होंने इंगेजमेंट्स कभी कभी बिल्कुल बंद ख़त्म कर दी। और आजकल के दौर में तो और इसलिए ज़्यादा है कि पोलराइजेशन बहुत दुनिया में बढ़ गई है और लोग बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में इन लोगों को लाना और इनसे यहाँ पे कमिटमेंट दिलवाना, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है इन पिछले 4 महीनों के अंदर। तो आपका ख्याल है कि इस वजह से कि आपको तसलसल चाहिए, बिजनेस कमिटमेंट का तसलसल चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का तसलसल चाहिए इन्वेस्टर की, तो आपकी हुकूमत जो है वो मुहैया कर रही है वो मौका और ये फीलिंग मेरे ख्याल से। और ये जो बातें कर रहे हैं कि आप फारिग हो जाएंगे, आपको नवंबर में निकाल देंगे 18 महीने, इट्स ऑल कैबिनेट में क्या इसके ऊपर बात होती है? ये बात होती नहीं। कहते हैं ना जी, परसेप्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी सच स्टेबल सिचुएशन। अब ये परसेप्शन क्रिएट करने में तो माशाल्लाह मेरा ख्याल इन पार्टियों के पास एक बहुत बड़ा महारत भी हासिल है और दुनिया में ये चलता भी है, पाकिस्तान में भी चलता है। लेकिन हम इस परसेप्शन के अंदर अपने आप को फंसाना किसी सूरत में नहीं चाहते। हम अपना काम करते रहेंगे और बिल्कुल उस पर ये जितनी परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम अपना काम और तेज़ करेंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।